हेलो नमस्कार एंड दिस वीडियो इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इस बार आरटीपी में आईसीआई ने एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशंस में से उठा के एक क्वेश्चन डाला। तो इस बार के लिए डेप्रिसिएशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज टू टेक यू थ्रू ऑल द एक्सप्लेनेशंस टू एक्चुअल कॉस्ट, और दोनों आरटीपी के क्वेश्चन, एक एमसीक्यू है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों करेंगे। नाउ डेप्रिसिएशन क्या होती है हम सबको पता है। हमें पता है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे मिलती है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स हम बनाते हैं लास्ट डे ऑफ द ईयर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेते हैं, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं, और फिर माइनस करते हैं मनी रिसीवेबल फॉर एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और मेरे पास आ जाता है व्हाट वी कॉल डब्ल्यूडीवी और वैल्यू ऑफ ब्लॉक, और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एडिशनली समझेंगे। नाउ देयर आर 4 सेक्शंस इन्वॉल्वड हियर बेटा। एक है सेक्शन 211। नाउ 211 सेज income tax में depreciation is on a block of assets. Now what is a block? A block is a group of assets falling within a class of assets comprising of tangible assets being building, machinery, plant and furniture, and intangible assets being know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, or any other business or commercial rights of similar nature not being goodwill of a business or profession. यानी goodwill के ऊपर अब depreciation नहीं मिलती, in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed. तो 211 basically block define करता है, कहता है similar assets carrying same rate, यानी सारी बिल्डिंग सिमिलर होगी, सारी प्लांट एंड मशीनरी सिमिलर होगी, सारा फर्नीचर सिमिलर हो गया, सारे इंटेंजिबल एसेट सिमिलर हो गए, और जिनका रेट सेम है तो उनको एक ब्लॉक यानी एक ग्रुप पे डिप्रिसिएशन देंगे। नो 43(6) का ये मैंने पूरा सेक्शन नहीं दिया, एक्सट्रैक्ट दिया। देखो क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स। Now 43(6) बता रहा है ब्लॉक में करना क्या है। In respect of any previous year relevant to the assessment year commencing on the first day of April 1988, तब से ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। The aggregate of the return on values of all assets falling within that block of assets at the beginning of the previous year. Basically हमें 1 अप्रैल को ऑफ द ईयर क्या लेना है, एग्रीगेट ऑफ द डब्ल्यूडीवी। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गया, and adjusted by increased by the actual cost of an asset falling within that block acquired during the previous year. तो हमने लिखा प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्वायर्ड का मतलब है जो आपने खरीदा। आप मेरी बात समझो, मेरे को पता है आप लोगों ने करा हुआ है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन वन वेरी सिंपल पॉइंट। Then by the reduction of the money payable in respect of any asset falling within that block which is sold, discarded, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड। तो आपने बेचा, डिस्कार्ड कर दिया, डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसके लिए जो भी मनी रिसीवेबल है वो आप माइनस करोगे ड्यूरिंग दैट ईयर, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू इफ एनी, so however that the amount of such reduction does not exceed the WDV so increase. So basically जो आपने मनी रिसीवेबल माइनस करा वो आपके ऊपर वाली वैल्यू से इंक्रीज नहीं हो सकता है। नाउ which basically means कि जब भी हम यहां से मनी रिसीवेबल माइनस करेंगे ये मेरे इन फिगर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर होता है तो हमें पता उसके ऊपर कैपिटल गेन्स लग जाता है। चलो अब लेट अस नाउ कम टू सेक्शन 32। आप देख रहे हो सेक्शंस अलग अलग है, और यहां पर जो उसने मुझे लिखा है यू हैव टू टेक द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बेटा इज डिफाइंड अंडर 43(1) which is money payable for acquiring the asset प्लस फ्रेट इनवर्ड, प्लस उसके ऊपर कोई भी आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, प्लस इंटरेस्ट जो आपने पे करा बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, ये सारा आपको एक्चुअल कॉस्ट में लेना है। नाउ वी कम टू डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन इज गिवन अंडर 32। देखो अलग अलग सेक्शन है। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर बीइंग टैंजिबल एसेट्स, नो हाउ वगैरह बीइंग इनटैंजिबल एसेट्स, नॉट बीइंग गुडविल, owned wholly or partly by the assessee and used for the purpose of business or profession, the deductions shall be allowed. Now आपने नोटिस करा जो मैं करवाना चाह रहा हूं यहां पर 43(6) ने बोला है ब्लॉक में ऐड करना है जब एसेट एक्वायर हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन तब देनी है जब एसेट यूज हुआ। ना इसी पेज पे, इसी पॉइंट पे आईसीआई ने हमें ये क्वेश्चन दिया, इसको करते हैं। नाउ दिस इज आरटीपी May 23। देखो क्या कह रहे हैं,
Mr. Suresh has sole proprietary manufacturing unit. On 1st April 22, he owns plant A and plant B. The rate of depreciation is 15%. The depreciated value, तो ये जो बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 23 को फॉर द ईयर 22-23। ओपनिंग में मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, 10 लाख आ गया, और यहां पर एसेट है ए एंड बी, तो मैंने लिख लिया ए एंड बी। देन ही सेज व्हाट, प्लांट बी इज ट्रांसफर्ड ऑन 15th October 22 फॉर 19 lakhs। नो प्लांट बी इज ट्रांसफर्ड फॉर 19 lakhs, तो माइनस कर देंगे मनी रिसीवेबल। अब देखो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज 20,000। अब 19 लाख का बेचा है और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 20,000 है, तो मैंने ब्लॉक से कितना माइनस करना है, 18,80,000 या 19 लाख। नाउ इफ वी गो एंड चेक द बेयर, और हमेशा बेयर चेक कर देंगे, बाय द मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट विच इज सोल्ड। मनी पेबल, मनी रिसीवेबल, तो 20,000 तो आपका खर्चा है, तो मनी रिसीवेबल 19 लाख है। सो फ्रॉम द ब्लॉक हम क्या माइनस करेंगे, 19 लाख रुपया। एक तो ये पॉइंट आईसीआई ने क्लैरिफाई करा। देन इट सेज प्लांट सी इज परचेज्ड ऑन 10th March 23, 10th March for 22 lakhs. However, plant C is put to use on 2nd September 23, यानी 22-23 में बेटा परचेज कर लिया है, लेकिन यूज करा है 23-24 में। अब क्या करेंगे, एज वी रेड ऊपर 43(6) ने क्या बोला था, यू मस्ट एड इट टू द ब्लॉक, एडजस्ट करना है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, लेकिन डेप्रिसिएशन देनी है इन द ईयर ऑफ यूज। तो यहां पर हमने 22 लाख को ऐड कर दिया प्लांट सी को, और 32 लाख में से 19 लाख माइनस करके मेरे पास जो WDV आ रहा है या वैल्यू ऑफ ब्लॉक बोल रहे हैं 13 लाख आ रहा है। Now, because it is used than less than 180 days, सबसे पहले इसमें इस प्लांट सी की वैल्यू मानी जाएगी, और क्योंकि प्लांट सी अभी यूज नहीं हुआ है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 0 मिलेगी, एंड 13 लाख मेरा अगले साल के लिए ओपनिंग में बढ़ जाएगा, और अगले साल इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी। नाउ बिजनेस इनकम आगे मुझे बताता है, देखो बिजनेस इनकम ऑफ सुरेश बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज 11 लाख। तो बिजनेस इनकम 11 लाख है, डेप्रिसिएशन 0 जाएगा, मेरा बिजनेस इनकम 11 लाख ही आएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन्स का पॉइंट है। 1st March 23 को मिस्टर सुरेश ट्रांसफर्स 900 इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड फॉर 23,50,000। मिस्टर सुरेश डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। These shares were purchased on 2nd April 15 for 2 lakh. To avail the benefit of exemption under different sections, he made the following investments on 1st May 23. अब मार्च 23 यानी 22-23 में उसने 900 इक्विटी शेयर बेचे हैं 23,50,000 के, 15 में खरीदे थे, लॉन्ग टर्म है, अनलिस्टेड शेयर्स है, 112A में नहीं आएगा, इंडेक्सेशन होगी, इंडेक्स दिया हुआ है अपने को, हम इंडेक्स करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट, ये मेरा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कहता है उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता में खरीदी है 19 लाख की, आउट ऑफ विच स्टैंप ड्यूटी एक्सपेंडिचर इज 30,000। नाउ क्या मेरे को जो 19 लाख का खर्चा है सारे का आउट ऑफ विच बोल रहा है, तो क्या स्टैंप ड्यूटी का खर्चा भी एलिजिबल होता है, बिल्कुल होता है। सो 19 लाख रुपया इज माई इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स में से करा 54F मिलेगा। NHAI बॉन्ड्स, नाउ शेयर्स में से आप NHAI का बॉन्ड खरीदते हो, 54 EC नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट फुल वैल्यू इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड ये ले लिया, तो ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आ गया बिजनेस इनकम, और ये आ गया मेरा GTI। सो दिस क्वेश्चन टॉट अस टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एज टू व्हाट ICAI इज थिंकिंग ऑफ गिविंग यू। अब बच्चों एक्चुअल कॉस्ट के बारे में मैंने यहां पर आपको डिटेल इसका भी क्लियर करता हूं। मनी पेबल, जितना पैसा दिया वो नहीं, जितना पैसा का आपने खरीदा। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया तो वो माइनस होगी, यानी अगर आपका एसेट 20 लाख का है एंड गवर्नमेंट ने उसमें से 3 लाख रुपए सब्सिडी दी, तो ब्लॉक में कितना ऐड करेंगे, 17 लाख। नाउ इंस्टॉलेशन, फ्रेट इनवर्ड, इंटरेस्ट बिफोर एसेट इज पुट टू यूज को ऐड करेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि 10,000 से ऊपर पे करा तो आपको अकाउंट पे ही चेक, NEFT,
आरटीजीएस से पे करना है। अब यहां बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, देखो हम जब फ्रेट की बात करते हैं, फ्रेट टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का जो फ्रेट है उस पे 48(3) में कैश का लिमिट 35,000 हो जाता है। तो अगर आप बिजनेस साइड में कोई भी फ्रेट पे कर रहे हो ट्रांसपोर्टर को, तो आप कैश में 35,000 तक दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका फ्रेट कैपिटलाइज हो रहा है तो उसके ऊपर 43(1) लगेगा। 43(1) में लिख दिया है कि 10,000 से ऊपर का आपको पेमेंट अकाउंट पे चेक से करना है, कैश से करोगे तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे अगर 11,000 रुपए का भी फ्रेट आपने पे करा, जो आपको ब्लॉक में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, ये अलाउ नहीं होगा। यानी जो कैपिटलाइज फ्रेट है उस पे 35,000 का लिमिट नहीं बेटा, 10,000 का लिमिट लगेगा। ये पॉइंट याद रखना, छोटा सा पॉइंट है पर आईसीएआई ने ये वाला भी पूछा हुआ है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड एक्चुअल कॉस्ट के स्पेशल केसेस हैं। तो देयर आर approximately 13 exceptions or explanations to 43(1). उनमें से जा रहा हूं। नाउ फर्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन 1। ये कब लगती है? अगर एसेट पहले मैंने साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग के लिए यूज करा और बाद में मैं अपने नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो जब हमने रिसर्च के लिए यूज करा था अपने को बिजनेस साइड में डिडक्शन मिल गया होगा सीधा सीधा, अभी पूरा डिटेल में करेंगे। अब उसको मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? फिर पहले मेरा स्टॉक इन ट्रेड था, कोई भी एसेट था, मशीनरी थी स्टॉक इन ट्रेड थी, घर था, बिल्डिंग था स्टॉक इन ट्रेड था। अब मैं उसको एज अ कैपिटल एसेट यूज कर रहा हूं, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा अगर मैं उसको यूज फॉर बिजनेस करता हूं? फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर दिया एसेट। हो सकता है मेरे सप्लायर ने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी, पापा ने मुझे बिल्डिंग गिफ्ट कर दी। अब ये गिफ्टेड एसेट की मेरे हाथ में अगर मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूं, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? देन कम्स ट्रांसफर टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है, दो लोग दोस्त मिल जाते हैं, एक दोस्त कहता है यार मेरे ब्लॉक में मेरी जो WDV है वो पूरी यूज हो गई है, अब तू एक काम कर, मैं तेरे को ज्यादा प्राइस की बेच देता हूं। अगर मैं तेरे को ज्यादा प्राइस की बेचूंगा, तेरे को ज्यादा डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तेरा टैक्स कम होगा, थोड़ा कैश मेरे को भी दे देना। सो दे कुड मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी। तो एक्सप्लेनेशन 3 बताता है कि इस केस में बायर के हाथ में क्या लेनी है एक्चुअल कॉस्ट। देन एक्सप्लेनेशन 4 जिस पे आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया, आपने अपना ही एसेट किसी को बेचा और उससे ज्यादा वैल्यू पे वापस खरीद लिया। अब आपके एसेट की वैल्यू WDV में कम हो गई थी, आपने उसको ज्यादा का बेच दिया, उससे ज्यादा का खरीद लिया, तो आपको हायर डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं मिलेगी? ये एक्सप्लेनेशन 4 बताएगा। एक्सप्लेनेशन 4 है क्या कहता है? कहता आपने अपना एसेट Y को बेच दिया, Y ने आपको लीज पे दे दिया। ऐसा भी होता है। अब क्यों सर? अगर मैंने Y को बेचा, Y को डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, मैंने वापस लीज पे ले लिया, अब जब मैंने वापस लीज पे लिया मुझे लीज रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब Y के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? ये एक्सप्लेनेशन 4A बताता है। एंड देन द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेशन 5 वेयर अ बिल्डिंग जो मेरी ही थी, X की थी, पर वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही थी, मे बी इट वाज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अब मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग ईच ऑफ दीज इन स्लाइड डिटेल। सो लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन 1 as earlier used for scientific research. Now I am doing this in slight detail ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया लगे बोला क्या जा रहा है। Where an asset is used in the business after it ceases to be used for scientific research related to that business, and a deduction has been made under clause 2 of subsection 1 of 32 in respect of that asset, the actual cost of the asset to the assessee shall be the actual cost to the assessee as reduced by the amount of any deduction allowed under section 35. In simple English, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी 16-17 में 6 लाख रुपए की, तो आपने इन द ईयर 16-17 साइंटिफिक रिसर्च तो आपने 6 लाख का डिडक्शन ले लिया था।
and had claimed the same as a deduction in that year. In 22-23, चलो आइए 22-23 में क्या हो रहा है? The research activity stops and the asset is used for normal business. अब मुझे ओपनिंग WDV जो भी मेरा नॉर्मल बिजनेस का है, चलो मान लेते हैं 10 एसेट्स हैं, मान लेते हैं 10 लाख का ओपनिंग WDV है। अब मुझे क्या ऐड करना बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। नो एक्चुअल कॉस्ट मैं कितनी ऐड करूंगा? नॉर्मली मनी पेड और पेबल। सो इफ नथिंग गिवन, व्हाट इज द रूल? मनी पेड और पेबल। कितना है मनी पेड और पेबल? सर 6 लाख। तो क्या सर 6 लाख ऐड कर दें यहां पर? देखो, अगर ये एक्सप्लेनेशन ना दी होती तो हम 6 लाख ऐड कर देते, सर इससे तो डबल डिडक्शन मिल जाएगा। एक बार हमने डायरेक्ट खर्चे का डिडक्शन ले लिया, एक बार आप अब डेप्रिसिएशन के तौर पे दे रहे हैं। देखो, अगर मिल रहा है तो मिलेगा, पर ऑब्वियसली लॉ ने भी सोचा होगा और उन्होंने क्या बोला, यहां पर हम बोलेंगे एज पर एक्सप्लेनेशन 1 243(1) क्या हो गया? जो भी आपने खरीदा था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेसी एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड। तो 6 लाख माइनस 6 लाख नील ऐड होगा, पर बेटा एक एसेट ऐड हो जाएगा, विच मींस मेरा अब ब्लॉक का कॉस्ट आ जाएगा 10 लाख पर 11 एसेट। अब सपोज करो ये वाला एसेट, कौन से वाला सर? यही वाला मैं सेल कर देता हूं ऑन 31 मार्च 23 फॉर लेट्स से 2 लाख। अब ये जो 2 लाख होगा, ये मनी रिसीवेबल यहां ब्लॉक से माइनस हो जाएगा, एक एसेट माइनस हो जाएगा, और वॉट एवर इज द जो बचेगा वो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। सो एक बार आपने ब्लॉक में ऐड कर दिया, अब जो भी होगा ब्लॉक के रूल्स के हिसाब से होगा। अगर ये ज्यादा का बिकता, वैल्यू नील हो जाती तो कैपिटल गेन्स भी आता, एंड सो ऑन। सो दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1). नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन 1A, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू अ कैपिटल एसेट। नाउ सपोज मैं बात करूं बैलेंस शीट में, मेरे पास बेटा स्टॉक खड़ा है लेट्स से 50 लाख का, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू उसकी 120 लाख। अब आप इस स्टॉक को या तो फिक्स्ड एसेट, नाउ दिस स्टॉक कुड बी लेट्स से यू आर मैन्युफैक्चरिंग, या आप बिल्डर हो तो बिल्डिंग है, चलो बिल्डिंग मान लेते हैं, और यहां पर अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी लेना पड़ेगा मुझे लेट्स से 110 का। अब आपने क्या किया, बिल्डिंग को अपने बिजनेस के लिए यूज करा एज ऑफिस। जब आप इसको एज ऑफिस यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली अब ये डेप्रिसिएबल एसेट हो गया। अब लॉ ने हमें क्या बताया कि जब आप स्टॉक को, क्योंकि ये स्टॉक का कॉस्ट आपका यहां आया होगा ओपनिंग में, आप एक तरीके से स्टॉक को विड्रॉ कर रहे हो, तो जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिसीट्स लोगे, आप यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लोगे 110, यानी जो भी इफेक्टिव है वो बिजनेस इनकम आ गया। अब बच्चे, डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट अगर है तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे इसको ब्लॉक में ऐड करना है। जो भी मेरा ओपनिंग WDV है बिजनेस की बिल्डिंग्स का, सपोज मेरे पास 2 बिल्डिंग्स ऑलरेडी है, सपोज 90 लाख रुपए की ऑलरेडी मेरे पास ओपनिंग WDV है। आई नाउ नीड टू ऐड द वर्ड एक्चुअल कॉस्ट। बताओ क्या ऐड करेंगे? तो यहां कहता है where a capital asset referred to in clause 6A of section 28 is used for the purpose of business or profession, the actual cost of such asset shall be the fair market value which has been taken into account for the purpose of the said clause। और ये फेयर मार्केट वैल्यू का सेक्शन 28(6A) में क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इट विल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और 28(6) बताता है कि ये लेना है, यहां पर रिसीट लेना है। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,10,00,000 रुपया इज माय एक्चुअल कॉस्ट। अब इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन दे दोगे, लेकिन सपोज ये मैंने स्टॉक एंड ट्रेड वाली बिल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी, विच मींस ये मेरी ऑफिस नहीं है, आई एम होल्डिंग इट एज इन्वेस्टमेंट, विच एक्चुअली मींस इट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट। अब बेटा ये नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट है, तो इस पे एक्चुअल कॉस्ट का 43(1) वाला रूल नहीं लगेगा, इस पे 49 लगता है, विच इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। 2 अलग अलग सेक्शन है। वहां पर जाके भी लॉ ने बोला
कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द सेम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच इज 110 lakhs। अब अगर 22-23 में आपने कन्वर्जन करा है तो ब्लॉक में तो 22-23 में ऐड करेंगे और इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु किंतु अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो 22-23 में इसका कुछ नहीं होगा। आप इसको जब भी बेचोगे, सपोज इसको आप 24-25 में बेच देते हैं, लेट्स से 1,15,00,000 का बेच देते हैं, अब क्या होगा 24-25 में, चलिए 23-24 कर लेते हैं, 23-24 अगले साल ही बेच दिया। आई विल टेक फुल वैल्यू एज 115 माइनस बेटा, नाउ ये जो 1-10 लेंगे लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? मतलब अगर मेरा कन्वर्जन हुआ था लेट्स से 1-1-23 को और मैंने 1-11-23 को बेच दिया, पर ये बिल्डिंग मैंने खरीदा था 1-7-20 को, द एक्चुअल डेट ऑफ परचेज वाज 1/7/20, द डेट ऑफ कन्वर्जन वाज 1/1/23। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट कब से लेंगे? जब से खरीदा था या जब से कन्वर्जन हुआ है? तो लॉ ने लिखा पीरियड ऑफ होल्डिंग में जाके कि जब से कन्वर्जन हुआ, विच मींस दिस बिकम्स शॉर्ट टर्म और इस पे इंडेक्सेशन नहीं होगी और 5 लाख रुपया आ जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके बच्चे, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन 2 व्हिच सेज एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट। आपको गिफ्ट आया, where an asset is acquired by the assessee by way of gift or inheritance, the actual cost of the asset to the assessee shall be the actual cost to the previous owner as reduced by the amount of depreciation actually allowed under this act that would have been allowable to the assessee for any assessment year as if the asset was the only asset in the relevant block। इसका क्या मतलब हो रहा है? कहता है जो ट्रांसफर कर रहा है, जब वो गिफ्ट दे रहा है उसके हाथ में तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, और अगर वो बिजनेस कर रहा था तो उसके ब्लॉक से कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि उसको तो कुछ पैसा ही नहीं आ रहा, मनी पेबल नहीं है। इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी द एक्चुअल कॉस्ट विल बी, जो उसके प्रीवियस ओनर की एक्चुअल कॉस्ट थी। अगर सपोज गिफ्ट हुआ है 1-10-22 को, नाउ ही सेज 1-4-22 की WDV निकालो, यानी अगर ट्रांसफरर ने 1-6-19 को खरीदा था तो 1-6-19 से लेके 1-4-22 तक को हम मानेंगे कि वो इकलौता एसेट था ब्लॉक में, उस पर डेप्रिसिएशन देंगे टू अराइव एट द वैल्यू ऑन 1/4/22 और वो हमारी यहां पर एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई गिफ्टेड एसेट आया, सपोज आपके पास कोई कार गिफ्ट आती है, अब जब कार आपकी गिफ्ट आई तो मेरे को उस कार के ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा हुआ, क्या वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्कुल होगा सर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट विल इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इन ब्रिंगिंग द एसेट एंड इंस्टॉलिंग इट, फ्रेट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन या रजिस्ट्रेशन का खर्चा। अगर रेसिपिएंट के पास जो एसेट आया वो लेस देन 180 डेज आया, मतलब सर, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं 1/11 को आता, अब जो भी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उस पर लेस देन 180 डेज वाला रूल लग जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन एक्वायर्ड एंड यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो इसके ऊपर हाफ रेट लगेगा, अलाउबल ओनली फॉर हाफ द ईयर। अब एक्सप्लेनेशन 2 जो लग रही है बच्चों, विल बी एप्लीकेबल whether the previous owner used the property for personal or for business। यानी X ने अगर Y को गिफ्ट करा, देखो Y तो ऑब्वियसली यूज फॉर बिजनेस कर रहा है, तभी तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 2 लग रहा है X का वो पर्सनल एसेट था या वो उसका बिजनेस एसेट था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में Y के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है। X के हाथ में अगर गिफ्ट हो रही है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज रिमेंबर गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर ना। मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल कर दिया, मैं सारी कैलकुलेशन कर ऑन 2/11/22 such asset was bought by X on 1/11/19 for 5 lakhs and was used for business. Rate of depreciation is 15% for 22-23. Calculate the actual cost in the hands of Y and the amount of depreciation। अब बच्चे हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, गिफ्ट हुआ है 22 में, सो 19-20, 20-21, 21-22, 31-3-22 की वैल्यू जो आएगी वो हम ले लेंगे यहां पर,
तो इसको 22 कर देते हैं। अब देखो जरा कैसे करेंगे। 5 लाख था, कब खरीदा था एक्स ने? 1/11/19 को, तो लेस देन 180 डेज यूज हुआ। प्लांट एंड मशीनरी है, 15% का रेट है, तो हम 7.5% देते उस साल एज इफ इट वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। तो माइनस करके क्लोजिंग आ गया। अगले साल इस पे 15% का डेप्रिसिएशन दिया, फिर अगले साल इस पे 15% का फिर दिया, तो मेरे पास 1/4/22 की वैल्यू आ गई 334,156। नाउ दिस विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बाय। ठीक होगी बात गिफ्टेड वाले की। अब वाई पे पास 2/11 को आया, he has acquired and used it for less than 180 days। तो क्या वाई को भी सर जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट मिलेगा 7.5%? यस, 7.5% डेप्रिसिएशन देंगे और बैलेंस आ जाएगा मेरा क्लोजिंग WDV। तो हमने एक्सप्लेनेशन 2 भी कर ली गिफ्ट्स वाली। अच्छा, अगर यहां पर एक्स ने गिफ्ट करा होता एसेट, सेम एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं है, बट इट वाज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस बाय एक्स, इट वाज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस, क्या ट्रीटमेंट सेम रहेगा इन द हैंड्स ऑफ वाई? यस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 में कहीं नहीं लिखा कि एक्स को भी बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, तो अब वाई के हाथ में वैसे ही एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। नाउ लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन 5। वेयर अ बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, वेयर अ बिल्डिंग, अब ये सेक्शन किस पे लग रहा है बच्चे? बिल्डिंग पे लग रहा है। विच वॉज प्रीवियसली the property of the SSC is brought into use for the purpose of business or profession, ये डेट अब irrelevant है, पुराना सेक्शन है। The actual cost to the SSC shall be the actual cost of the building to the SSC। मैं हूं, मेरी बिल्डिंग थी, अभी भी मेरी बिल्डिंग है, पर पहले जो बिल्डिंग थी वो यूज फॉर बिजनेस नहीं थी, हो सकता है इन्वेस्टमेंट थी, हो सकता है पर्सनल एसेट था, अब बिजनेस के लिए यूज हो रही है। as reduced by the amount equal to depreciation calculated at the rate in force on that day that would have been allowable had the building been used for the aforesaid person's purpose since the date of its acquisition। यहां पर दो लोग इन्वॉल्व नहीं है बेटा, यहां मैं ही हूं ना। सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी 1/1/19 को, लेट्स से 10 लाख रुपए की, और उसको मैंने अब बिजनेस के लिए यूज करा है 1/11/22 को। ना प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बिल्डिंग थी, पर्सनल बिल्डिंग थी, पहले रह रहा था, अब मेरे को लगा बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिल्डिंग में मैंने दफ्तर खोल लिया, तो 1/11/22 को आई एम नाउ यूजिंग इट फॉर माय बिजनेस। नाउ इसके ऊपर एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है? 10 लाख रुपए इज द मनी पेबल। अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 10 लाख लेंगे, पर यहां एक्सप्लेनेशन आ गई। अब कहता है 18-19 का लेके, 19-20 का लेके, 20-21 का लेके, 21-22 का लेके, एज ऑन 1 अप्रैल 22 को इसकी वैल्यू निकाल। चलो मैं ये मानता हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी 1 मिनट के लिए, और ये बिजनेस के लिए यूज हो रही है। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर बिजनेस। नो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का रेट बेटा 5% होता है। अब 10 लाख के ऊपर क्योंकि लेस देन 180 डेज है, 18-19 में 2.5% लेंगे, तो 10 लाख माइनस 2.5%, फिर 5% माइनस 5%, 5% माइनस 5% माइनस 5%, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 835941। Now this is the actual cost of this building to me as per explanation 5। अब सवाल ये आता है और सोच के जवाब दो। 1/11/22 को मैंने एक्चुअल कॉस्ट तो ऐड कर दी ब्लॉक में 835941। चलो सच सच बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हाफ रेट डेप्रिसिएशन देंगे इस साल या फुल रेट देंगे? हाफ रेट बोला ना? अरे नहीं बाबा, फुल रेट देंगे सर। क्यों क्यों सर? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, पहली बात तो फुल रेट ही 5% है, ये हाफ रेट नहीं दे रहे हैं। ये सर यूज फॉर बिजनेस तो है, पर एक्वायर तो पहले होगी ना। वो हाफ रेट वाला रूल कब लगता है? व्हेन इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज फॉर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ये एक्वायर पहले हो गया, यहां सिर्फ यूज हुआ है, तो इस पे हाफ रेट नहीं फुल रेट डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने यही एग्जांपल दिया है, और इस वीडियो के नीचे इन नोट्स का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम देयर, आप लोग इसको कर सकते हो। नाउ X owns a personal motor car purchased in 1924 4 लाख। ध्यान देना यहां पर। The car is transferred to his business on 1/11/22
मार्केट वैल्यू 280 की है। Assuming X does not own any other car, compute the depreciation allowable to him for 22-23. ये एग्जाम्पल मेरे नोट्स में पिछले 10-15 साल से है। हाँ तो सर होगा, फिर क्या करें, अभी दिखाता हूं। देखो, पहली बात, कार की एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। अगर कार मेरी पहले पर्सनल थी और अब मैं उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो डेप्रिसिएबल हो जाएगी। डेप्रिसिएबल होगी तो मुझे ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। नाउ एक्चुअल कॉस्ट का क्या होता है, मनी पेड और पेबल। क्या कोई भी एक्सप्लेनेशन लग रही है? अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन 5 करी वो तो बिल्डिंग पे लग रही थी, कार पे तो लग नहीं रही है। तो क्या कार के ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो 4 लाख ही लेंगे सर, चाहे वो 2019-20 में खरीदी थी, मार्केट वैल्यू इरेलेवेंट है और आपको कोई भी डेप्रिसिएशन करके वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि कार के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लगती है। Now just to show you, ये है, दिस इज जुलाई 21 का क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। देखो, मिस्टर आशीष परचेज अ कार फॉर 335 फॉर पर्सनल यूज, हाउएवर on 34 he brought the said car to use for his profession. The fair market value of the car was 2,50,000. ऐसा नहीं लग रहा स्ट्रेट कॉपी किया किसी ने? हो भी सकता है, देखो ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर हम एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे सर, 335। यहां मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, यहां 335 लेंगे। यानी आईसीआई ये वाले सवाल हमसे पूछ रहा है एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाई मैंने सोचा ये एक पूरा वीडियो बना दूं इसी पे। चलिए अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 फॉर सेकेंड हैंड एसेट्स। सेकेंड हैंड एसेट्स, ही सेज where before the date of acquisition by the assessee, date of acquisition assessees ने acquire करा, the assets were at any time used by any other person for the purpose of his business। यानी दो लोग इन्वॉल्व है। क्या बोल रहा है कि भाई अगर X ने Y को एसेट दिया, पहली बात X उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था एंड ऑफ कोर्स Y भी अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा, एंड the AO is satisfied that the main purpose of transfer of such asset, directly or indirectly, was the reduction of liability to income tax by claiming depreciation with reference to enhanced cost। यानी AO यानी हमारी लैंग्वेज में मुच्छड़ जी ये सेटिस्फाई हो गए हैं कि आपने ये जो ट्रांसफर किया है ये इसलिए किया कि आपके हायर प्राइस पे हो जाए। हो सकता है X के पास 5 एसेट है और 10 लाख की वैल्यू है, इसके पास यहां पर एक एसेट है जिसकी इसके अंदर जो WDV आ रही है वो सिर्फ 2-3 हजार रुपए आ रही है, 2-3 हजार रुपए आ रही है। तो ये क्या करता है, ये Y को 3 लाख रुपए का बेच देता है। हाँ, उसके यहां से 3 लाख रुपए कम हो जाएगा, उसके यहां से 3 लाख रुपए कम हो जाएगा और Y के हाथ में वो 3 लाख रुपया वो ब्लॉक में ऐड करना चाहेगा, ब्लॉक में ऐड करना चाहेगा। तो आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, एक्स का कम हो गया, वाई का ऐड हो गया। देखो बेटा, मैं सारी सिचुएशन एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता हूं। हो सकता है ये वाई लिमिटेड है, हो सकता है इनकी इनकम 30% प्लस सरचार्ज हाई स्लैब में टैक्सेबल है, हो सकता है इसकी टोटल इनकम ही 5 लाख से नीचे आ रही है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है टैक्स का, उसको फर्क पड़ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं कि ये क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर ये कर रहे हैं और एओ को लगे कि ये जो ट्रांसफर हुआ है इज टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, अब एओ क्या करेगा, एओ ना अपने सीनियर यानी जॉइंट कमिश्नर से बैठ के डिस्कशन करेगा, उससे परमिशन लेगा और फिर द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी, यहां असेसी वाई लिमिटेड है, shall be such amount as the AO may with the previous approval of the joint commissioner determining having regard to circumstances। अब एक्सप्लेनेशन 3 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मार्केट वैल्यू नहीं बोला, उसने बोला कॉस्ट डिटर्मिन्ड बाय द एओ। तो हो सकता है मार्केट में इस नई चीज की वैल्यू 4 लाख होए पर एओ को लग रहा है कि इसकी 2,10,000 होनी चाहिए तो इसकी 2,10,000 लेंगे, या एओ को लग रहा है 1,000 रुपए होना चाहिए तो हम 1,000 रुपए लेंगे। वॉट एवर इज द वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय द एओ, हम वही वैल्यू लेंगे एज द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक होगी, यानी 3 लाख वाई लिमिटेड ने दिए, 3 लाख नहीं लेंगे। whatever is the value as determined by the AO will be added to the actual cost।
अच्छा एक बात पक्की है, सपोज एओ कहता है इसकी वैल्यू 1,50,000 होनी चाहिए, तो हम एक्चुअल कॉस्ट लेंगे 1,50,000 वाई के लिए बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 3। पर मुझे ये बताओ, एक्सप्लेनेशन 3 इज ओनली टॉकिंग अबाउट एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन 3 इज नॉट टॉकिंग अबाउट मनी रिसीवेबल। यानी अगर एक्स यहां पर बोले कि भाई मैं भी लेस डेड ही करूंगा क्योंकि आपने वहां डेड ऐड करा, ऐसा नहीं होगा, उसके यहां लेस तो पूरा होगा बिकॉज उसके वहां जो लेस हो रहा है ब्लॉक से इज मनी रिसीवेबल एंड मनी रिसीवेबल इज ओनली 3 लाख। एक बात है, अगर एक्स बिजनेस कर ही नहीं रहा था और उसने ऐसा करा था कि हायर प्राइस पे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या सर एक्सप्लेनेशन 3 वाई लिमिटेड को लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि इस क्लॉज में बड़ा क्लियरली लिख दिया where before the date of acquisition by the asset C, the asset were at any time used by any other person for the business। यानी X का बिजनेस के लिए यूज करा होना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं कर रहा था तो ये एक्चुअल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन 3 यहां नहीं लगेगी। मैंने एग्जांपल दिया, X लिमिटेड ट्रांसफर्स एसेट टू Y लिमिटेड फॉर 5 lakhs on 15/11/22। The WDV of the asset of block was 3 lakhs। तो X लिमिटेड के केस में 3 लाख था। The AO records the finding that the transfer is at a higher price to claim higher depreciation and assesses the actual cost at 3.75 lakhs. Market value is 4 lakhs. Market value irrelevant. What will be the treatment in the hands of X limited and Y limited? Now X limited के हाथ में हम यहां से 5 लाख माइनस करेंगे मनी रिसीवेबल। क्या सर 2 लाख रुपया उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा? बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन 3 डज नॉट अप्लाई टू फुल वैल्यू। एक्सप्लेनेशन 3 ओनली अप्लाइज टू एक्चुअल कॉस्ट। इसके हाथ में आप 3,75,000 लेंगे एंड बिकॉज ही हैज एक्वायर्ड इट एंड यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो यहां रेट आधा हो जाएगा और ये क्लोजिंग WDV आ जाएगी। अगर मिस्टर एक्स ने अपनी पर्सनल मोटर कार ट्रांसफर करी वाई लिमिटेड को 5 लाख रुपए की, the AO records the finding that this is at a higher price to claim higher depreciation and assesses the actual cost at 3.75 lakhs. Market value इतना है। What will be the treatment in the hands of X and Y limited? Now X ना पर्सनल मोटर कार बेच रहा है। पर्सनल मोटर कार इज एन एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट, इसके ऊपर X को कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। और Y के हाथ में 5 लाख रुपया उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऐड हो जाएगी क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन 3 नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं उस वाली एक्सप्लेनेशन पे जो ICAI ने पूछी इस पेपर में। एंड दिस इज रीएक्विजिशन ऑफ एन एसेट। एक्सप्लेनेशन 4 मतलब आपने अपना एसेट बेचा और बाद में उसको वापस खरीद लिया, तो क्या करेंगे? चलो पहले बेयर एक्ट पढ़ते हैं। सो हियर इट इज, where any asset which had once belonged to the assessee, अब ध्यान से सुनो, and had been used by him for the purpose of his business or profession. Now if you can look at various explanations, explanation 3 में और 4 में, और अभी में एक कंडीशन है कि पहले वो एसेट बिजनेस के लिए यूज होगा, फिर ये एक्सप्लेनेशन लगेगी, and thereafter ceased to be his property by reason of transfer or otherwise is reacquired by him, then the actual cost to the assessee shall be। इसकी बात कर रहा है, अगर X ने Y को बेचा और Y से उसने वापस खरीद लिया, तो एक्सप्लेनेशन 4 X की एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है, Y की नहीं। Y के हाथ में तो मनी पेड और पेबल होगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये प्रूव हो जाए कि भाई एट अ हायर प्राइस है तो एक्सप्लेनेशन 3 लगा सकते हैं, पर एक्सप्लेनेशन 4 इज ओनली एप्लीकेबल टू द वन हु इज बाइंग इट बैक। The actual cost to him, अच्छा shall be के बाद आ रहा है। The actual cost to him का मतलब यहां X से बात हो रही है। When he first acquired the asset, जब उसने पहली बार खरीदा था, as reduced by the amount of depreciation that would have been allowable to the assessee, as if the asset was the only asset in the relevant block to arrive at the value as on 1st April of the year of transfer, or actual price for which the asset is reacquired by him, whichever is earlier। चलिए ये मान के चलते हैं कि उसने 1/11/21 को Y को बेचा। लेट से Y को बेचा 6 लाख रुपए के लिए,
लेट्स से इसने खरीदा था 1/1/19 को, लेट्स से फॉर 7 lakhs. Let's say it's a plant and machinery, and let's say the rate of depreciation is 15%. बहुत बहुत लेट्स से आ गया. अब x के हाथ में हमें ईयर ऑफ ट्रांसफर का 1 अप्रैल 21 का वैल्यू निकालना, एज इफ इट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक. तो हम क्या करेंगे, 7 लाख पे पहला साल 18-19 आधा रेट, सो -7.5%. फिर 19-20 फुल रेट, तो -15%. फिर 20-21 अगेन फुल रेट, सो -15%. तो 1421 को 467,819 का प्राइस आ रहा है. मतलब लॉजिक अगर देखोगे ना, तो अगर एक्स या वाई को ना बेचता तो एक्स को इतने वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन मिलता 21-22 के लिए. अब वाई की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी 21-22 में? वाई ने कितने का खरीदा है 6 लाख का, तो उसके लिए 6 लाख विल बी द एक्चुअल कॉस्ट. अनलेस ऑफ कोर्स एओ को ये लगे कि ये ट्रांसफर वाज टू क्लेम डेप्रिसिएशन एट अ हायर प्राइस, तो वो एक्सप्लेनेशन 3 लगा सकता है. बट अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप 6 लाख लोगे. अब कहता है उसने वाई से वापस खरीद लिया 7 लाख रुपए का. कब खरीदा? लेट से 1/11/22 को खरीद लिया. अब 22-23 में आप वाई के ब्लॉक में से 7 लाख रुपए माइनस करोगे, क्योंकि उसको मनी पेबल है. वाई के ब्लॉक से भी तो माइनस करोगे. अभी पूरा क्वेश्चन करके देखते हैं. एक्स के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी? अब ये एक्सप्लेनेशन 4 बताता है कि जब उसने ट्रांसफर किया था, जिस साल ट्रांसफर किया था वाई को, उस साल के 1 अप्रैल को जो कॉस्ट थी वो, या जितने पैसे के लिए उसने वापस खरीदा वो, विच एवर इज लेस, यानी 467,819 22-23 में एक्स के ब्लॉक में ऐड हो जाएगा. 22-23 में. अब क्योंकि उसने 1/11/22 को खरीदा, इट इज एक्वायर्ड एंड यूज्ड बाय एक्स एंड इट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days, तो उसको हम हाफ रेट डेप्रिसिएशन देंगे. तो कहां अपना फायदा करने चला था, हो गया नुकसान. तो चलिए अब हम करते हैं आरटीपी May 23 का क्वेश्चन, जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा गया. मिस्टर ए एंगेज इन रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज had acquired a motor vehicle A for 4 lakhs on 20/8/20. साथ साथ लिख लो कौन सा साल है. Put to use on 4/10/21 21-22. इसी वीडियो में हमने करा, परचेज करा 20-21 में, पर यूज करा 21-22 में. डेप्रिसिएशन कब मिली होगी 21-22 में. एंड अनदर व्हीकल बी फॉर 3 lakhs on 19/2/21. Always write down the years. 20-21 put to use 3/9/21, so 21-22 on 1/4/21 21-22. Mr. A took a vehicle loan of 5 lakhs at 10% and acquired the motor vehicle C for 5 lakhs on 31/5/21. सब 21-22 में. Put to use on 30/6/21. ओके, तो एक C भी आ गया. C का सारा कुछ 21-22 में हो रहा है. ऑन 3/7/22, यानी एक साल का डेप्रिसिएशन खत्म हो गया. 3/7/22 द सेम व्हीकल सी वाज सोल्ड फॉर 5.5 lakhs. तो उसने सी बेच दिया 5.5 लाख का. एंड रीएक्वायर्ड इट ऑन 28/8/22, यानी उसी दिन बेच के, उसी साल बेच के उसी साल वापस खरीद लिया फॉर 6 लाख रुपीज. Assuming the above mentioned assets are the only assets in the block for Mr. A, what would be the total depreciation for 22-23? अब यहां 3 साल इन्वॉल्व है, 20-21, 21-22, 22-23. 20-21 में ए और बी खरीदा, 21-22 में ए और बी का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए और सी खरीदा, उसके बाद डेप्रिसिएशन चाहिए और फिर 22-23 में चलेंगे. बट रिमेंबर इन 2021 said there was no depreciation because they have not been used that year. Now ICA is putting all the points in one question. So हमारा बेसिकली ओपनिंग WDV जो आएगा इसका 7 लाख ही होगा, which is A and B. So technically A and B का ओपनिंग में आ गया. अब अपने को C ऐड करना. ना यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ICA ने डाला, लोन वाला. तो टुक अ व्हीकल लोन. अब इसका क्यों दिया गया? जब भी कोई ऐसी बात हो जिससे ये समझ में यहां पर, तो और सोचो उसमें. अब वही का लोन है,
रिमेंबर बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज कैपिटलाइज होगा ब्याज। लोन लिया है ऑन 1/4/21, यूज करा है 30/6/21 को, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर 10% इंटू 3/12 क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। निकालो जरा, 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 12,500, यानी एक्चुअल कॉस्ट इज 5,12,500, 5,12,500. So I will add 5,12,500 plus 7 लाख, कितना हो गया, 12,500. Now he says 12,500 आ गया A, B और C. अब मुझे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन देना है, यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो 15% देंगे, इतना आ जाएगा, माइनस करेंगे, मेरा क्लोजिंग WDV आ गया। अब ये मैंने ओपनिंग WDV लिया। अब देखो, उसने C बेच दिया, पहले कितने का बेचा, 5.5 लाख का, तो मनी रिसीवेबल इज 5.5, माइनस कर दिया हमने, एक्वायर कर लिया 6 लाख का। तो अब मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन 4। जिस साल बेचा यानी 22-23 में, उस साल के 1 अप्रैल को व्हाट इज द डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज इफ C वाज द ओनली एसेट। तो अगर C इकलौता एसेट होता तो 5,12,500 पे 15% माइनस होता ब्लॉक में, तो 435,625 आता बेटा। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट और 6 लाख जितने का उसने वापस खरीदा, विच एवर इज लेस, सो 435,625 आएगा। ये मेरा आ गया, इसमें से माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ ब्लॉक, इसके ऊपर मैंने 15% डेप्रिसिएशन दिया, तो 137,438 आ गया, और ये आया मेरा आंसर। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट एज इफ दिस इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ CA इंटरमीडिएट लेवल, सेक्शंस की लिस्ट में आता है, पर ये सवाल जो है वो CA फाइनल लेवल के हैं। मेरा कई बाकी लोगों से भी डिस्कशन हुआ, बाकी टीचर से भी डिस्कशन हुआ, भाई कहीं तो ICAI को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, भाई इंटरमीडिएट का सिलेबस कहाँ खत्म हो रहा है और फाइनल का कहाँ शुरू हो रहा है। तो आई मॉड्यूल में चेक करें तो ऐसे कोई पॉइंट्स वहां पर नहीं है। So we need to understand that ICAI is getting ready to ask anything. Therefore, you know, when I'm teaching, I try and cover 99.99% भी नहीं, 10%. बस ये 1-2 एक्सप्लेनेशन ही छोड़ी थी और ICAI ने उस पर RTP बनाया। Therefore, I am adding that over here as well. So this video is for that. तो चलिए आप चलते हैं आखिरी एक्सप्लेनेशन पे, सेल एंड लीज बैक। नाउ अगर X ने एसेट लीज पे दिया, सॉरी सेल करा Y को, सेल, और उसने लीज बैक ले लिया, लीज पर ले लिया। जब लीज पे लिया तो एक्चुअल कॉस्ट तो X की आएगी नहीं, which means this explanation is talking about actual cost to Y. Actual cost to Y. चलो पढ़ते हैं। Where before the hereinafter referred to as the first mentioned person, the assets were at any time used by any other person, hereinafter referred to as the second mentioned person. Acquisition, acquisition किसका हुआ सर, दिमाग में Y डालो। hereinafter referred to as the second person, X का है। So basically, where before the date of acquisition by X, the asset were used at any time by Y for the purpose of his business or profession, यानी X ने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया, and depreciation allowance has been claimed in respect of such asset in the case of second mentioned person, यानी X ने इस पे depreciation लिया, and such person acquires on lease, hire or otherwise assets from the first mentioned person. तो X के पास लीज से आ गया, then notwithstanding anything contained in explanation 3, which means explanation 4A is overriding explanation 3, the actual cost of the transferred asset in the case of the first mentioned person, which is Y, shall be the same as the return on value at the time of transfer thereof by the second mentioned person. Now, a lot of kids will get confused between the first mentioned and the second mentioned. तो सीधी सी बात मैं summarize करके दे देता हूं, that जब Y ने acquire करा X से और उसने बाद में लीज कर दिया X को, तो Y की actual cost will be the WDV
वही 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, सपोज 1/11/22 को करा था, तो 1 अप्रैल 22 को एक्स के हाथ में जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होती, एज इफ द एसेट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। सो अगर उसने 1/1/19 को 10 लाख का खरीदा था, तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 तक मैं डेप्रिसिएट करूंगा, और सेल प्राइस आ रही है सपोज 12 लाख, तो मैं 12 लाख नहीं लूंगा, मैं जो भी ये WDV 1422 को आएगी वो यहां पर लूंगा एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वाई। नाउ जस्ट टू समराइज ऑल, हमने सारी एक्सप्लेनेशंस कर ली हैं, बट मैंने कहा था एंड में एक बार जाके वी विल समराइज इट फॉर यू। सो एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट जो मैंने दिया है, लेट अस समराइज इट ओवर देयर, लेट अस सी क्या इस चार्ट से हमारा सारा कवर हो जाता है। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन 1 कब लगती है, जल्दी से। साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करा और बाद में अपने ही बिजनेस के लिए यूज करा, 2 पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, नोट करो यहां पर एक ही पर्सन है। तो जो भी आपने कॉस्ट करी थी, कॉस्ट लेस डिडक्शन क्लेम, सिंपल सी बात होगी। एक्सप्लेनेशन 1 है क्या था, ये भी 2 ही सेम पर्सन है, मेरा पहले स्टॉक था, अब मेरा कैपिटल एसेट है, तो कॉस्ट इज द FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन एंड फॉर बिल्डिंग इट बिकम्स SDV। एक्सप्लेनेशन 2, यहां अब 2 लोग इन्वॉल्व आ गए, एक्स और वाई। एक्चुअल कॉस्ट किसकी बता रहा है, वाई की। एक्स बिजनेस कर रहा है या एक्स बिजनेस नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन सेम लगेगी। जब एक्स ने खरीदा था तब से लेके डेप्रिसिएशन टिल द डेट एज इफ द एसेट वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक 1 अप्रैल तक ऑफ द ईयर ऑफ गिफ्ट, वाई की एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन 3 अगेन वाई की एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर यहां एक्स का बिजनेस या प्रोफेशन makes a recording that then y की cost will be the value which was determined by the AO, not the market price, और कोई डेप्रिसिएट करके नहीं निकालना है। एक्सप्लेनेशन 4, अब यहां पर x ने बेचा y को और y से वापस खरीद लिया, तो ये आपको x की एक्चुअल कॉस्ट बताई को उसने बेचा था उस साल के 1 अप्रैल को, जो WDV आई थी वो, या जो परचेज प्राइस है वो, whichever is less will be the actual cost when he reacquires it। एंड लास्ट में आया जब x ने y को बेच दिया और y से लीज पे ले लिया वापस, अब y की एक्चुअल कॉस्ट वही होगी भाई, जिस साल ट्रांसफर किया उस साल के 1 अप्रैल को x के हाथ में जो भी WDV आ रही थी as the actual cost in the hands of y। If you notice in all these sections he is trying to ensure कि जितना depreciation ट्रांसफरर को मिलता है यार उससे ज्यादा ट्रांसफरी को ना मिले, मैनिपुलेशन खत्म हो जाए। लास्ट में आया बिल्डिंग एंड बिल्डिंग। पहले भी मेरी बिल्डिंग थी, अभी भी मेरी बिल्डिंग है, पहले नॉट यूज फॉर बिजनेस थी, अब यूज फॉर बिजनेस है। तो जिस साल आपने बिल्डिंग को बिजनेस में ट्रांसफर करा उस साल के 1 अप्रैल पे जो WDV आ रही है एज इफ इट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, वो निकाल के हम लेंगे एज। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस फॉर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1). अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो। अगर कोई बात नहीं समझ में आई अगेन प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो। आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू विद ऑल द क्लैरिफिकेशंस। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।